दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं। और आज भी इसी संदर्भ में देश की राजनीति से और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी कुछ बातों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी चर्चा है कि एनसीपी जो शरद पवार जी के नेतृत्व वाली पार्टी है, उसमें जो उनके भतीजे हैं अजित पवार, एनसीपी की राजनीति का सबसे बड़ा नाम है। और ऐसा चर्चा है कि 2-3 दिन से मीडिया के अंदर कि एनसीपी के एक धड़ा अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी से अलग हो सकता है और बीजेपी में शामिल हो सकता है। हालाँकि कल अजित पवार ने इन सब बातों का खंडन किया, साथ ही शरद पवार ने भी इन बातों को अफ़वाह बताया। लेकिन उसके बाद भी ये चर्चाएँ बड़ी गर्म रही हैं और ऐसे क्या कारण रहे कि ऐसी चर्चा को आधार मिला? इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। समाज इंडिया के मंच पर हमारी चर्चा में जो हमारे अतिथि हैं इस चर्चा को में शामिल होने के लिए उनका परिचय मैं अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, जो कि देश के जाने-माने पत्रकार हैं, बहुत ही उनकी जो व्यापक विश्लेषण होता है राजनीति को लेकर, उनके लिए बड़ी ख्याति है। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ समाज इंडिया के मंच पर। साथ ही गिरीश जोशी जी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह भी देश के जाने-माने पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषण उन्हें अलग पहचान देता है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ समाज इंडिया के मंच पर। साथ ही धनंजय कुमार जी, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति को भली-भांति जानते हैं और उनकी जो बारीकी नज़र है उस पर महाराष्ट्र की राजनीति पर, बड़ी उन्हें व्यापक उसका दृष्टिकोण उनके पास है और उसका जो विश्लेषण वह करते हैं बिल्कुल बारीकी से, उनके लिए बड़ी ख्याति है। उनका भी मैं समाज इंडिया के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं धनंजय जी से ही करता हूँ। धनंजय जी, जैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार एक चर्चा है कि अजित पवार का जो खेमा है एनसीपी के अंदर, वह एक बड़ी संख्या विधायकों की उन्होंने अपने साथ मिला ली है और साथ ही वह शरद पवार से अलग हो सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालाँकि जैसे मैंने कहा कि इन्होंने अजित पवार ने भी खंडन कर दिया इसका और कहा कि कल मीडिया में एक चर्चा बनाई गई है जानबूझ के कि एनसीपी में फूट है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं एनसीपी वाले। एक चर्चा बीजेपी के द्वारा उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि बीजेपी ही चर्चा को हवा दे रही है और इस चर्चा को आधार नहीं है। लेकिन बार-बार ये अजित पवार को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आती हैं, जैसा कि हमने देखा 2019 में भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सुबह 5 बजे शपथ ले ली थी। हालाँकि शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था वो, लेकिन बार-बार अजित पवार क्यों ऐसे शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं? क्या लगता है आपको? धनंजय जी। देखिए, इसमें 2 बात समझिए। एक तो ये कहिए कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और जो कमज़ोर है उसको लगता है कि फलाना को जोड़ लेंगे तो हम ताकतवर हो जाएँगे। इसलिए ये सब कयास लगाए जाते हैं, वो कोशिश करते हैं, मिलते हैं लोगों से। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मीडिया है, पिछले 9-10 वर्षों में जो मीडिया का हाल हुआ है, हाल की जगह कहिए बुरा हाल हुआ है। पहले पत्रकार जो है अपनी विश्वसनीयता को बना के रखते थे, इसलिए कोई भी खबर जब वो देते थे, तो खबर कितना पुख्ता है, इसके बाद वो देते थे। आज जो है ये सनसनी वाला मीडिया है, अफ़वाह फैलाने वाला मीडिया है। और आपको याद होगा जब नोट बदले गए थे, तब 2000 का चिप ढूँढ रहे थे नेशनल चैनल के लोग। तो ये अफ़वाह वाली सरकार और अफ़वाह वाला मीडिया, और ये मीडिया कंप्लीटली जो है वो चाटुकारिता, चमचागिरी और जितने घटिया शब्द आप सोच सकते हैं वो सोच लो, मैं नहीं बोलूँगा लाइव में। वो सारे मीडिया के साथ आप जुड़ते हैं। जितनी गाली दे सकते हो दे दो मन में मीडिया के लिए, अभी जो नेशनल मीडिया है आपके समाज में। क्योंकि ये मीडिया नहीं है, ये एक हम लोग के ज़माने में सुनील भाई याद होगा, गिरीश भाई आप सब लोगों को बोलते थे कहाँ से लाया खबर, चंडू खाने से खबर लाया है। तो चंडू खाने में भी कुछ खबर का कुछ ज़मीन होती थी, ये चंडू खाने का भी नहीं है। ये हिंदी सिनेमा की जो पहले पत्रकारिता होती थी, स्टार डस्ट जिसको मैगजीन बड़ी हिट रही, तो वो एक गॉसिप बनाते थे। हमने भी बनाई है गॉसिप, सिनेमा में है तो गॉसिप भी बनाते हैं। हालांकि हमारे गॉसिप का भी आधार होता था, हम क्रिएट करते थे वो आधार। इनका कोई आधार नहीं है। समझिए, मैं गांव की औरतों की बात करूं तो गांव में जो अनपढ़ औरतें पहले बैठा करती थी, मैं तो गांव से पढ़ के बड़ा आया हूं, तो वो गप करने में मास्टर होती थी। ऐसी ऐसी कहानी सुनाती थी जो होती नहीं थी और कहानी हो जाती थी। पीपल के पास भूत है और वो मर के चुड़ैल हो गई, उसने उसको पकड़ लिया, उसका फलाना हो गया, उसका पति फलाने के साथ लगा हुआ है, उसकी बीवी उसके साथ है। ये सब कहानियां खूब करते हैं गाँव में। उनसे भी बदतर स्थिति में आपका आज का मीडिया है। और ये तमाम कोशिशें इसलिए करते हैं कि ये सनसनी फैलाते हैं, और इनको लगता है कि ये सनसनी फैला करके 2 काम करते हैं। सरकार इसलिए चुप रहती है कि उसको लगता है कि ठीक है, इस वजह से कहीं कुछ जनता इधर से उधर हो, मोबिलाइज हो जाए, कुछ हो जाए, है ना? फिर इनको लगता है कि जो है ये अपना सनसनी फैला के न्यूज़ बना रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, टीआरपी लेने दो, टीआरपी लेंगे, पब्लिक वहाँ जुड़ी रहेगी, तो यही तो हमारे लिए परसेप्शन तैयार कर रहे हैं। अब गाँव-गाँव में चर्चा जो होती है, राजनीति पे इतनी कभी चर्चा नहीं हुई। मोदी जी की ये उपलब्धि मानता हूँ।
बम्बई में मैं देखता था कोई राजनीति पर चर्चा नहीं करता था जब मैं आया था नया नया। आज बम्बई में भी नुक्कड़ नुक्कड़ चर्चा हो रही है राजनीति की, हिंदू मुसलमान से लेकर के कांग्रेस बीजेपी फलाना सब पे चर्चा हो रही है। और ये चर्चा हो रही है आपकी इस मीडिया की वजह से। मीडिया रोज जो है थोक भाव में, मतलब कहिए कि एकदम बड़ा वाला मोटर लगा दिया और पंपिंग सेट लगा दिया और पानी प्रो कर रहा है, जिससे बाढ़ के पानी जब जमा हो जाता है, बारिश का पानी मुंबई में, तो खाली करने के लिए ढेर ढेर सारे पंपिंग सेट लगा दिए जाते हैं। मीडिया वैसा ही हो गया, वो पंपिंग सेट है, वो कचरा फेंकता रहता है समाज में। और हमारे समाज के लोग चूंकि बहुत पढ़े लिखे नहीं है, या जो पढ़े लिखे हैं बस इतना ही पढ़े हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, तो ऐसे लोग जो है इस कचरा को बड़ा एकदम अपने अनुसार ये करते हैं। उनको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मोदी जी तो हिंदू के लिए लग जाते हैं, किसी को लगता है कि हमारे कास्ट का नेता है तो उसके लिए लग जाता है। सब अपने अपने हिसाब से नेता ढूंढ लिए हैं, ढूंढना भी चाहिए। तो सब अपने अपने हिसाब से गुंडा ढूंढ लिया है, तो नेता ढूंढने में क्या दिक्कत है भाई? सबके अपने अपने गुंडा है, जितने कास्ट है सबका गुंडा है, जितना धर्म है सबका गुंडा है। सब धर्म वाले खुश हैं कि हमारे धर्म का गुंडा एक बड़ा गुंडा है, फलाना नेता आते हैं उनके सामने नमस्ते करते हैं, फलाना दरोगा को मार दिया, थप्पड़ दरोगा चुपचाप बैठ गया। तो ये गर्व का विषय है हमारे समाज में। तो हमारे समाज के देखिए नेताओं का काम होता था, जो हमने नेता को पढ़ा है, समझा है, जाना है, जो बड़े बड़े नेता है, वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। ये एक ऐसे नेता आए हैं जो समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं कि समाज को कैसे पथ भ्रष्ट किया जाए। तो ये जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है अजित पवार को लेकर के, ये कयास है, ये चैनलों का क्रिएट किया हुआ ये है। अब उसमें शरद पवार जी भी थोड़ा सा नमक डाल दिया करते हैं, वो कह देते हैं कि हमारी पार्टी में भी टूट रहे हैं लोग, जब कुछ बयान दे देते हैं अडानी जो है गलत नहीं किया है। लेकिन पवार साहब राजनीतिज्ञ हैं और बड़े मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनको पता है सत्ता में कैसे बना रहा जा सकता है, उनको पता है अपनी अहमियत कैसे साबित की जा सकती है ना। तो वो सत्ता में रहे चाहे नहीं रहे, पवार महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता है जिनकी बराबरी में आज की तारीख में कोई नेता नहीं। तो वो जो अच्छा है, फिर महाराष्ट्र में नेता नहीं है ऐसा नहीं कर सकते। बीजेपी में बड़े अच्छे नेता है, मैं नितिन गडकरी को बड़ा बढ़िया नेता मानता हूँ, लेकिन नितिन गडकरी को कुचलने का, कूटने का जितना सारा प्रयास षड्यंत्र हो सकता है, जैसे राहुल गांधी के लिए किया है, नितिन गडकरी के लिए भी इन लोगों ने किया है। अब नितिन गडकरी चूंकि आरएसएस से संबंध रखते हैं, तो उनको नितिन गडकरी भी चाहिए, राजनाथ सिंह भी चाहिए, योगी भी चाहिए, मोदी भी चाहिए, अमित शाह भी चाहिए, पता नहीं और कौन कौन चाहिए, सब चाहिए उनको। तो वो रखे हुए हैं, समय पे अपने अपने तरीके से निकालेंगे। जय श्री राम तलवार लेकर चलने वाले भी चाहिए। तो ये जो है महाराष्ट्र में ऐसी कोई संभावना या आशंका जो आपको सब पकड़ना हो नहीं है। अब एक चक्कर ये हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है जजमेंट, महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार गिराई गई और फिर नई सरकार बनाई गई, उसमें बहस चल रही है। आप देख रहे हैं, मैं रात में भी देख रहा था, ज्यादातर मैं रात में ही देखता हूँ, जो बहस होती रहती है, लाइव टेलीकास्ट होता रहता है, मतलब लाइव मतलब फिर से वो आ रहा होता है, लाइव तो होता ही है। जैसे आपका प्रोग्राम अभी लाइव चल रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद चलेगा, फिर कल भी देख सकते हैं प्रोग्राम को उसी तरह से। तो मैं देख रहा था, तो सारी बहस हो रही थी। तो 16 जो विधायक हैं, अभी कल रात में देख रहा था, 16 विधायक के अयोग्यता पे बात हो रही थी कि वो अयोग्य है, चीफ विप जो है कौन है, इस पे बात हो रही थी। और जो अयोग्य होने वाले विधायक हैं उसमें शामिल हैं आपके मुख्यमंत्री शिंदे भी। तो 16 विधायक अगर हट जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, तो जो 40 अलग होकर के आए हैं, 16 हटने के बाद 24 बचते हैं, तो 24 बचते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है, तो वो सारे भी अयोग्य हो जाएंगे। और जब सारे अयोग्य हो जाएंगे तो 166 विधायक में से 122 के आसपास शायद बताया जा रहा है विधायक बचेंगे, तो सरकार अल्पमत में होगी। तो बड़ी सारी, अब क्या होगा अभी मैं नहीं कह सकता, उस पर बहुत डिटेल बोलना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर पल राजनीति बदल जाती है, कहाँ क्या जजमेंट आ जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, कुछ बताना संभव नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि ये जो सारे कयास हैं वो मीडिया के द्वारा क्रिएटेड हैं, सनसनी है, इसे बहुत ज्यादा यकीन मत कीजिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, और अजित पवार ने भी खंडन करके इसकी बात को उन्होंने कहीं ना कहीं पुष्टि भी की है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अजित पवार को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, इसलिए बड़े सवाल पैदा होते हैं, साथ ही शंका पैदा होती है। मैं गिरिजी की बात आता हूँ, गिरिजी जैसे आपने सुना धनंजय जी को, और बड़े विस्तार से उन्होंने पूरा एक इस संदर्भ में व्याख्या की। लेकिन बात वही आती है कि शरद पवार की अगर हम स्टेटमेंट को भी देखें, कुछ दिन पहले उन्होंने एनडीटीवी पर साक्षात्कार दिया, और विपक्ष की जो मांग थी, जेपीसी की मांग थी, उससे अलग हटके उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना स्टैंड दिखाया।
हालांकि उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं और माँ विकास अघाड़ी मजबूत है। और अब अजित पवार का एपिसोड, इसके सब में कुछ आप आपस में कुछ संदर्भ देखते हैं, आपस में कुछ जुड़ाव देखते हैं, क्या लगता है आपको? दिनेश जी, शरद पवार जी के लिए एक बहुत ही फेमस ऐसे सेइंग है कि उनका दाएं हाथ को नहीं पता होता है कि बायां हाथ क्या कर रहा है। और आज तक पॉलिटिक्स में हमने उनको देखा है ऐसे एक्टिंग करते हुए। वो जो करते हैं, उनका जो इलाज होता है वो होम्योपैथी की जैसा होता है। वो हफ्ते के बाद उसका रिएक्शन आता है या उसके बाद उसका ट्रीटमेंट समझ में आता है। अभी तो आपने गोली खा ली। अभी आप देखिए, सबसे पहले जब डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को बनाया तो उनके सामने के सारे केस विड्रॉ हो गए, 24 घंटे में फिर पवार जी घर पे आ गए। तो इनकी घर वापसी भी बहुत जल्दी हो जाती है। अब इस वक्त भी जब उन्होंने स्टेटमेंट किया तो मिसिस और मिस्टर अजीत पवार जी का ईडी में चार्जशीट में से नाम निकल गया। तो ये जहां कुछ कर रहे हैं उसका रिएक्शन और कहीं आता होता है, वो अपना काम निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ा बात यह कि इन्होंने जब से पॉलिटिक्स में आए अपना उन्होंने पब्लिक बेस बहुत स्ट्रांग रखा है। ये जिस तरह से अपने इलाके में काम करते हैं, उनके अपने फार्मर्स को वो संभालते हैं। अब देखिए, उनके इलाके में कभी भी फार्मर्स ने सुसाइड नहीं किया है। तो ये जो बेस है वो इनका इतना स्ट्रांग है। अब ये हड़बड़ी जो हो रही है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मैं कुछ देख रहा था कि ये जो 5 बेंच जो जज में सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनी है, इसमें एक जस्टिस है एम आर शाह, वो 15 मई को रिटायर हो रहे हैं। और नॉर्मली ऐसे माना जाता है कि जो उन्होंने हियरिंग करी उसकी जजमेंट उनकी प्रेजेंस में दे दी जाती है। तो महाराष्ट्र का ये कंपल्सन हो गया है कि 15 मई के पहले उनको वो जजमेंट दे देनी है। अब हड़बड़ी ये हो रही है, जो न्यूज आ रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि 99% तो इनके खिलाफ ही जजमेंट आएगा। तो ये हड़बड़ी इसलिए है कि कहीं पर कर रहे हैं। और शरद पवार जी, मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन की जगह वो मजे ले रहे हैं। उन्होंने आगे भी लिए, अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट जो दे देगा, अजीत पवार जी को भी पता है कि वो चले जाएंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट जो गुजरात में इन्होंने किया था, इसको ये महाराष्ट्र में रेप्लिका करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में हालत ये थी कि यहाँ पे नितिन पटेल थे और विजय रूपाणी थे, और यहाँ पे गुजरात अस्मिता नहीं थी। अब बोल हम लोग यहाँ रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र अस्मिता बहुत ही पावरफुल है। अब अगर फडणवीस का देखें तो वैसे स्टेप अप्रिशिएटेड नहीं था कि उन्होंने हाफ हार्टेडली ये काम किया। विनोद तावड़े जो उनके साथ है, उनकी और इनकी अब तो ओपनली फाइट आ गई है कि उनके आपस में बनती नहीं है। तो सिचुएशन जाके कहाँ खड़ी रहती, या वहां पर यहाँ पे जितने भी थे मिनिस्टर वो सारे अपनी रिजाइन करके चले गए। वहां पे आपके सामने नितिन गडकरी बैठे हुए जिनके साथ मासेस हैं, और उन्होंने जो काम किया है वो एजुकेटेड अनएजुकेटेड सारे मास में उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। हम लोग अभी नेशनल हाईवे पे ट्रैवल करके आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। वो जो प्रॉब्लम होते थे, उन्होंने फास्टैग का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बिल्कुल आप फ्री ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये अप्रिसिएशन तो बढ़ती जा रही है, और हाईवे पे ट्रैवल करने वाला गरीब से लेके सारा तबका उस पर है, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वहां पे जो चैलेंजेस है गुजरात जैसी नहीं है, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र त्रिवेदी ने जो स्टेटमेंट दे दिया था शिवाजी महाराज के खिलाफ, उसका सेंटीमेंट बहुत ज्यादा ग्राउंड पे असर कर रहा है। तो उन्होंने शिवाजी महाराज का अपमान कर दिया। अब वो अगर मराठी सेंटीमेंट इकट्ठा हो जाएगा तो आपका कोई भी कार्ड वो प्ले नहीं करेगा। ये इन लोगों को समझ जाना चाहिए। दिनेश जी। जी 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 बिल्कुल ठीक। आपने कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बात है, वो वही सारे स्टेटमेंट इस तरह के सामने आ रहे हैं। उसी वजह से मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, जैसे कि चर्चा वही वाली बात है कि अजीत पवार के बारे में थी, और किस तरह से अजीत पवार के स्टैंड को बार बार शंका के घेरे में लाया जाता है। और अभी सुप्रिया सुले का भी बयान था कि 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी केंद्र और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, सारे परिप्रेक्ष्य की अपना बात करें, और जो धनंजय जी ने बात की थी कि कुछ कोर्ट से भी कुछ ऐसे आदेश आने की चर्चा है कि जो जो वर्तमान सरकार है शिंदे गुट वाली और बीजेपी की, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग सकता है। अब क्या लगता है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा को हवा दी गई, ये अफवाह फैलाई गई कि इस तरह के कुछ फ्रिक्शन एनसीपी के अंदर हो सकता है? क्या लगता है आपको? सुनिए। धन्यवाद प्रशांत जी। आपने धनंजय जी की बात को गंभीरता सुना। धनंजय जी ने एक बड़ी सही बात कही कि यह जो खबरें हैं यह केवल मीडिया के द्वारा क्रिएटेड है। वह मीडिया जो केवल अफवाह फैलाने में लगा हुआ है, जिम्मेदार मीडिया की भूमिका नहीं है ये वह जो केवल जो अफवाह फैलाने में विश्वास करते हैं, और वास्तविकता से इनका कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है ना कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि अजीत पवार एनसीपी छोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे, तो एक सामान्य तरीके से सोचना चाहिए कि क्यों चले जाएंगे, क्या उनको हासिल हो जाएगा वहां जाने पर। क्या उनका जो राजनीतिक धरातल है, जो जनाधार है, वो बचा रहेगा?
क्या वहां जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या वहां जाने के बाद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना अपना वोट बैंक है वो लेके चले जाएंगे, उनके साथ बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्या मिल जाएगा उनको? इसका किसी का पास कोई जवाब नहीं। अगर 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 शिंदे की सरकार, निश्चित रूप से कि शिंदे की सरकार और बीजेपी की सरकार चल रही है अभी, जिस मुकदमे की बात की धनंजय जी ने, उस मुकदमे की सुनवाई, वो माननीय न्यायालय का निर्णय क्या होता है इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सुनवाई के दौरान जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए, सुने गए, बहस हुई, न्यायालय बेंच के द्वारा कुछ बातें पूछी गई, वकीलों के द्वारा उसका जवाब दिया गया, उसके आधार पर इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि कुछ लोगों की सदस्यता चली जाए। अगर वो सरकार चली जाती है तो सरकार बनाने का मौका किसको मिलेगा? और अगर महाविकास अघाड़ी को सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अपने गठबंधन के साथ रखकर जब मुख्यमंत्री बनने की स्थितियां उनके लिए बन रही हैं तो बीजेपी में क्यों जाएंगे वो? दूसरी चीज, क्या बीजेपी में जाने के बाद जो उनका मतदाता, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, जो उनका मतदाता है, जो उनका समर्थक है, जो उनका शुभचिंतक है, जो उनके साथ सहानुभूति रखने वाला है, क्या वो भी बीजेपी में चला जाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति समझने वाले, जानने वाले लोग, आप खुद भी जाके महाराष्ट्र में देखेंगे तो इनका जो समर्थक है वो कांग्रेस का समर्थक है, कांग्रेस के साथ वो पला बढ़ा है, उन्हीं की विचारधारा का वो प्रशंसक रहा है, और उसी में से कुछ हिस्सा लेकर के इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना दी, वो पार्टी चल रही है। मतदाता इनके साथ नहीं जाने वाला है, ये कभी नहीं जाएगा। अब ये बात आती है कि जब ये राजनीतिक स्थितियां इस तरह की नहीं है तो अगर कोई लाभ नहीं मिलना अजित पवार को तो अजित पवार क्यों जाएंगे? निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियों का दबाव उनके ऊपर है, केंद्रीय एजेंसियां उनको प्रलोभन भी दे रही हैं। अभी 2 मामले आए, 2 मामलों में उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल किए गए उसमें उनका, उनकी पत्नी या किसी का नाम नहीं है, तो दबाव भी है और लालच भी है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। तो अजित पवार कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, और शरद पवार भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं, क्यों राजनीतिक स्थितियों को नहीं समझते हैं। अगर आप कोई राजनीतिक निर्णय लेते हैं तो किस बात के लिए लेते हैं? तात्कालिक लाभ के लिए या दीर्घकालिक लाभ के लिए? शरद पवार जैसा नेता अगर एनसीपी का में टूट को स्वीकार करेगा तो किस बात के लिए स्वीकार करेगा? कि आने वाले दिनों में जो उनके पार्टी के नेता हैं उनकी राजनीतिक ताकत बची रहे, एक लिगेसी जो शरद पवार ने शुरू की है वो बची रहे। अब सवाल पैदा होता है कि एनसीपी के लोगों के टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? क्या एनसीपी की लेगेसी बची रहेगी? एनसीपी के जो मतदाता हैं उनके साथ उतनी निष्ठा के साथ बचे रहेंगे? जो राजनीतिक ताकत आज एनसीपी की महाराष्ट्र में है वो बची रहेगी? सामान्य समझ कहते हैं कि नहीं बची रहेगी, तो क्यों हम दांव पे लगाएंगे अपने आप को? तो न तो सरकार बनने की स्थिति, सरकार बनाने की स्थिति में है, सरकार इसी अगर बनने की सरकार गिरती है तो एनसीपी को, महाविकास अघाड़ी को सरकार बनाने का मौका मिलता है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां जाएंगे नहीं, अपने मतदाताओं को बचाए रखने के लिए वहां जाएंगे नहीं, तो किस बात के लिए जाएंगे? अब सवाल पैदा होता है कि ये बात फैल क्यों रही है? तो यह बात भारतीय जनता पार्टी लगातार फैलाएगी। क्यों फैलाएगी? कि उसको, विपक्ष को डिस्क्रेडिट करना है, उसके खिलाफ जनता में अविश्वास पैदा करना है कि ये एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये लोग बेईमान हैं और बेईमानी के जांच से बचने के लिए सत्तारूढ़ दल को स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक माहौल बनाना है। जो विपक्षी एकता के लिए कोशिशें की जा रही हैं उनका कोई माने नहीं है कि जब महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक नहीं रख सकते हैं तो बाकी देश के दूसरे राज्यों की आप कल्पना ही मत कीजिए। गोया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं, यह स्थापित करने की का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब ये दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी एनसीपी को क्यों तोड़ना चाहेगी? बिल्कुल तोड़ना चाहेगी, इसलिए कि उसको वो लाभ नहीं मिल रहा है शिंदे जी के जाने से जो उम्मीद किए हुए थी। शिव सैनिक आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है। इस सरकार के बनने के बाद, शिवसेना में टूट होने के बाद, सम्मानित शिंदे साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक आयोजन किए हैं, इस बात का प्रमाण है कि शिव सैनिक उद्धव ठाकरे गुट के ही साथ है। आम जनता की भी सहानुभूति शिंदे साहब के साथ नहीं है बल्कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ है। आम महाराष्ट्रियन को जो राजनीतिक रूप से जागरूक है उनको ये लगता है कि उनकी जो परंपरागत एक भावनाएं रही हैं उनके साथ विश्वासघात किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें टूट फूट की है।
भारतीय जनता पार्टी भी शिंदे साहब के साथ इतने इनकंफर्टेबल नहीं है। इस सरकार के बनने के बाद, यानी कि सम्मानित शिंदे साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने चुनाव हुए हैं सब में गुट हार गया, और यहां तक कि एक ऐसा चुनाव हार गया जहां पे भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी थी। कस्बा वाली सीट जो है, कभी 1995 से लगातार वो सीट जीतती रही है, वहां बाई इलेक्शन में हार गई। जितने चुनाव प्रस्तावित हैं वो सब टाले जा रहे हैं। अगर आप राजनीतिक रूप से जन समर्थन के आधार पे अगर आप इतने मजबूत होते तो चुनाव क्यों टालते आप? लेकिन कोई चुनाव कराने के लिए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार तैयार नहीं है। इस निर्णय का क्या कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए? इसका सीधा सीधा राजनीतिक निर्णय है, राजनीतिक निष्कर्ष यह है कि एक शिंदे साहब की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को जन समर्थन के आधार पर, जन आधार के आधार पर मजबूत स्थिति में नहीं पाती। अब अपनी राजनीतिक ताकत को बचाए रखने के लिए एक उनके पास मौका यह है कि वह एनसीपी में तोड़फोड़ करें, उनकी एनसीपी के नेताओं को लें। तो अब एनसीपी का व्यक्ति अपनी राजनीति करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करेगा? तो तमाम स्थितियां क्या बताती हैं? क्यों अजीत दादा पवार जो है वो चले जाएंगे बीजेपी में? क्या उनको मिल जाएगा? 2024 के चुनाव में अगर आप ध्यान में रखिए तो अभी ये तय नहीं है कि ये जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है वो वापस आएगी कि नहीं आएगी। राजनीतिक स्थितियां कहती है कि हर राज्य में विरोध की स्थिति है, और विपक्षी एकता अगर होती है तो इस सरकार के वापस आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। यह एक राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहा है। होगा क्या नहीं होगा वो तो 2024 बताएगा। लेकिन जो बड़े राज्यों में स्थितियां हैं उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं है। जो उसका राजनीतिक परफॉर्मेंस 2019 के चुनाव में रहा है उसके बारे में मुतमईन नहीं हुआ जा सकता। कोई भी राजनीतिक पर्यवेक्षक तटस्थ रूप से अगर विचार करेगा तो मुतमईन नहीं हो सकता कि नहीं वही वो जो सफलताएं इनको महाराष्ट्र में मिली थी, जो बिहार में मिली थी, जो उत्तर प्रदेश में मिली थी, जो हरियाणा में मिली थी, जो राजस्थान में मिली थी, जो छत्तीसगढ़ में मिली थी, वो सबके सब मिल जाएगी। ये तो कोई नहीं कर सकता। तो आज जो राजनीतिक हालात है, जो सरकार के ऊपर चुनौतियां हैं, सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सरकार जिस तरीके से घिरी हुई है विपक्ष के आरोपों के साथ, तो यह तो कोई दावे के साथ या विश्वास पूर्वक नहीं कर सकता कि सरकार लौट रही है। तो जब 2024 भी अनिश्चित है तो एनसीपी क्यों चली जाएगी बीजेपी के साथ? क्या वो अपने आप को अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो अपनी पूरी महाराष्ट्र में उसका प्रदर्शन 2024 में क्या बीजेपी से खराब होगा? आज की स्थिति तो ऐसा नहीं करती है। अगर महाविकास अघाड़ी माने कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यह शिंदे और बीजेपी जो गठबंधन है उससे मजबूत स्थिति में दिखती है ये, और यह दिखती है। इसका प्रमाण भी है कि शिंदे साहब की सरकार के आने के बाद जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, चुनावी गतिविधियां हुई हैं, उसमें इस गठबंधन ने अपनी ताकत को दिखाया है, चुनाव में दिखाया है, और जो राजनीतिक आयोजन हो रहा है उसमें भी दिखाया है। तो ये तमाम जो स्थितियां हो उसमें क्यों एनसीपी में टूट फूट होगी? न तो वर्तमान में उनको कुछ मिलना है, न भविष्य सुरक्षित है। कोई वजह तो तार्किक रूप से तो कोई वजह नहीं लगती है। और जो आज केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सदुपयोग हो रहा है, यह केवल 6 महीने तक का मामला है। जहां चुनाव का माहौल बना, ये केंद्रीय एजेंसियां किसी को नहीं पूछती हैं। चुनाव के माहौल में आप एजेंसियों को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? क्या हो जाएगा? तो राजनीतिक स्थितियां और जो तर्क है वह इस बात की गवाही नहीं देते। अब केवल यह है कि ये जो कथित गैर जिम्मेदार मीडिया है इसका एक क्रिएटेड है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो मिल नहीं रहे हैं, उस बैठक में नहीं आए, वहां चले गए, गायब हो गए, फोन बंद हो गया। मतलब ये निष्कर्ष निकालने का आधार हो सकता है क्या कि साहब 5 दिन से दिखाई नहीं पड़े, इनका फोन बंद है, इस बड़ी बैठक में शामिल नहीं हुए? कितने कारण हो सकते हैं उसके? अगर इस कारण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साहब वो एनसीपी में टूट फूट हो रही है, तो अन्य जो राजनीतिक कारण है उसके आधार पर निष्कर्ष क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए कि टूट फूट का कोई आधार नहीं बनता? मेरी अपनी समझ है कि यह केवल और केवल कपोल कल्पना है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थितियां ये नहीं बताती हैं कि एनसीपी के लोग टूट करके बीजेपी में जा सकते हैं। और दूसरी चीज मुझे भी लगता है कि एनसीपी शिवसेना शिंदे साहब क्यों स्वीकार करेंगे उनका आना? क्या वो विरोध नहीं करेंगे उनका आने के लिए?
अगर अजीत दादा पवार इस गठबंधन में जाते हैं तो क्या होंगे वो? डिप्टी मिनिस्टर, विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर बनेंगे वहां जाकर के, वो इस बात के लिए जाएंगे वहां। और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो क्यों जाएंगे? और अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिंदे साहब क्या करेंगे? क्या शिंदे साहब स्वीकार कर लेंगे इस तथ्य को? तो जो उनका एक आज की तारीख में जो उनका सहयोगी संगठन है, क्या इस बात को स्वीकार करेगा? दरवाजा खोल के बैठा हुआ है फूलमाला लेकर के, क्या आइए आइए हम स्वागत कर रहे हैं आपका। क्या अजीत दादा पवार के जाने के बाद शिंदे साहब की उस गठबंधन में वही ताकत रहेगी जो आज है? क्या तमाम राजनीतिक कारण हैं जिसके आधार पर इस जो बात फैलाई जा रही है उसका मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। और इसके विश्लेषण जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बात में कोई दम नहीं है। यह केवल एक कोशिश की जा रही है बात फैलाने की कि जिससे कि विपक्ष की एकता को मुहिम की जो मुहिम है चल रही है उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी को खारिज किया जाए, लोगों के बीच में विपक्ष को खारिज किया जाए कि यह इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का न तो ताकत है न राजनीतिक संकल्प है। ये केवल उसी मुहिम का हिस्सा है। जी बिल्कुल ठीक। आपने कहीं ना कहीं जो चुनौतियां बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में है उसी के कारण कहीं ना कहीं चर्चा को ये उसकी चर्चा को बढ़ाया जाता है। और मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय जी से आपने सुना, सुनील जी ने बहुत ही विस्तार से पूरे जो परिदृश्य है उसका विश्लेषण किया। अब क्या लगता है कि बीजेपी की अगर महाराष्ट्र की राजनीति के हम देखें, जिस तरह चुनौतियां बढ़ी हैं, हालांकि उन्होंने शिवसेना में अलग गुट बना दिया, शिंदे और उसका समर्थन अपने साथ मिला लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के सामने चुनौतियां महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही हैं। और चाहे वो चुनाव की बात, उपचुनाव की बात से बताया सुनील जी ने, उसमें भी उन्हें हार मिली। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रूप से जो वे समझ रहे थे कि शिंदे को लेकर अपने साथ में एक बड़ा आधार अपना विस्तृत कर लेंगे, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी मिलती दिखाई नहीं देती है। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की रैलियों में जन समर्थन दिखाई देता है, उसने जहां उद्धव ठाकरे के अंदर विश्वास दिया, में बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं एक अनसिक्योरिटी फीलिंग को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। क्या उसी के कारण से चर्चा को हवा दी जा रही है? और शरद पवार की राजनीति को, जैसे गिरीश जी ने कहा था कि दाएं हाथ को पता नहीं चलता बाएं हाथ क्या कर रहा है, और क्या शरद पवार दोनों हाथों में लड्डू लेने की जो उनकी राजनीति का एक राह है, क्या वह भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं आप? क्या लगता है आपको? आप जो कह रहे हैं, एक और थोड़ा सा मैं इसको और विस्तार करता हूँ। सुनील भाई ने बहुत अच्छी बातें सारी कही और गिरीश साहब ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जो बेस है वो बता दिया कि किस तरह से मराठी अस्मिता को लेकर के लोग खड़े रहते हैं। और गुजराती अस्मिता से ज़्यादा ताकतवर है मराठी अस्मिता, क्योंकि उसके लिए गुजरात में कोई गुजराती अस्मिता को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा, कभी उस तरह का माहौल नहीं बनाया गया। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर के बाला साहब ठाकरे जो है लंबे समय तक राजनीति, आज भी की राजनीति का वही हिस्सा। देखिए, एक तो ये समझ लीजिए कि जो 2019 के चुनाव थे उसमें किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। बहुमत अभी भी किसी के पास नहीं था। बहुमत जैसे शिवसेना चली गई कांग्रेस एनसीपी के साथ तो उनका बहुमत बन गया। बीजेपी को नहीं मिली सीट, बीजेपी को नहीं सत्ता मिली। अब उसने शिवसेना को तोड़ करके जो है अपने साथ मिलाया शिंदे को, तो 40 विधायक इधर आ गए तो इनको बहुमत मिल गया, सरकार बन गई। अब जब अयोग्यता की बात की जा रही है, अभी क्या होगा? गिरीश भाई ने अच्छा बताया कि 15 तारीख को रिटायर हो रहे हैं तो उनके पहले ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये तथ्य मुझे नहीं मालूम था। गिरीश भाई धन्यवाद, आपकी वजह से मैंने ये बोला। तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश ये है कि जब अयोग्य हो जाएंगे विधायक तो अल्पमत में आ जाएंगे, तो अल्पमत में तो सरकार रहेगी नहीं। तो पहली कोशिश ये है कि कुछ विधायक, अब शिवसेना को तो टूटने से रहे, अब कौन टूटेंगे? तो एनसीपी और कांग्रेस है। तो कांग्रेस के विधायकों में टूटने की संभावना इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही है कि अभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। राहुल गांधी एक नेता के तौर पर उभर गए हैं, हो सकता है उनको जो है पैसे, लेकिन पैसे के बल पर या किसी और बल पे तोड़ा जाए, लेकिन टूटने वाली स्थिति नहीं दिख रही है, इसलिए कि इतने संघर्ष हुए और कांग्रेस टूटी नहीं। जबकि कांग्रेस सबसे कमजोर पार्टी मानी जाती है हाल के दिनों में, मोदी जी के जमाने में, कि कांग्रेस को तोड़ना आसान था, खरीद लो, या कई राज्यों में हुआ। लेकिन अब एनसीपी को अगर तोड़ते हैं, कुछ विधायक समझिए तोड़ करके इस्तीफा दिलवा देते हैं, जिसे मध्य प्रदेश में इन लोगों ने किया, वो इसी स्थिति क्रिएट करते हैं कि भाई 10 विधायक 20 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो संख्या घट जाएगी विधानसभा में विधायकों की, और वो इसी स्थिति में बहुमत भी घट जाएगा। और 13 निर्दलीय हैं तो निर्दलियों को जोड़ करके अपना सरकार बना लेंगे। और दूसरी बात वो ये चाह रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो एक परिस्थिति ये है, प्लान ए,
प्लान भी ये बनता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति क्रिएट कर दो कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति शासन होता है केंद्र सरकार की सत्ता। तो ये न केन प्रकार इन सत्ता को हासिल करने की जो बीजेपी की नीति है, उस नीति के अनुसार सब चलती चीजें। अब ये जो मीडिया के लोग हैं, मैं वापस मीडिया पे आता हूँ, ये बेसिकली वो भांड का काम करते हैं, जो जाकर के पहले हल्ला मचाते हैं ढोल बजा करके, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और फिर जो है पब्लिक को लगेगा कि अरे सब ऐसा हो रहा है, विधायकों को भी लगेगा, क्योंकि सारे विधायक जो है वेल इन्फॉर्म्ड तो है नहीं। जैसे अभी उन्होंने एक शब्द बड़ा हिट हुआ है, इल इन्फॉर्म्ड, सत्यपाल मलिक जी के बोलने के बाद, तो इल इन्फॉर्म्ड है हमारे ज्यादातर विधायक। इसकी वजह यह है कि वो विधायकी जो है पढ़ लिख करके तो हासिल की नहीं है। आप मंत्री बनते हैं, आपके किसी भी देश के स्टेट के हिस्से में जाइए तो 8वीं क्लास पास आदमी मंत्री बन जाता है, 9वीं क्लास मंत्री बन जाता है, 12वीं मंत्री बन जाता है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो ग्रेजुएट हैं या कोई पीएचडी की डिग्री या मास्टर डिग्री लिया हुआ व्यक्ति, बहुत रेयर होता है। अगर समझिए 40 विधायक पार्टी में शामिल हुए हैं, मतलब सरकार में, तो सरकार में 5 विधायक हो सकता है हायर एजुकेशन लिए हुए हो। अब वो भी एजुकेशन क्या होता है, जेल में रह करके कोई ले लेता है डिग्री, कोई मंत्री बनने के बाद या विधायक के बनने के बाद डिग्री ले लेता है। हमारी मानव संसाधन विकास मंत्री बनी थी, आपको याद कीजिए पहला दौर जब स्मृति ईरानी थी, वो कभी बोलती थी कि मैं 12वीं पास हूँ, कभी बोलती थी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, कभी बोलती थी ग्रेजुएशन कर लिया है। तो ये स्थिति हमारे देश की है शिक्षा की, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि भैया चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा का कोई पैमाना नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी पैमाना है कि ड्राइविंग लाइसेंस वही लेगा जो 10वीं क्लास पास होगा, यही मोदी जी ने बनाया है कानून। जो 10वीं क्लास कम से कम पास होगा उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, जो 10वीं क्लास पास है उसको ड्राइविंग नहीं है उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब बताइए, कार चलाने के लिए या मोटरसाइकिल चलाने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं। और जैसे हमारे सुनील जी, हमारे इलाके में ढेर सारे डॉक्टर्स को झोला छाप डॉक्टर कहते हैं सब लोग, वो चेन्नई से, पंजाब से, कहाँ से पता नहीं डिग्री लेके आ जाते हैं मेडिकल की, डॉक्टर की, और वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ तो हद है, हमारे गांव में एक आदमी साला टेलर की दुकान चलाता है, टेलर है वो भी दवाई देता रहता है, वो भी इंजेक्शन देता रहता है, वो भी ठीक कर देता है। तो ऐसा हमारा महान देश है। ये महानता हमारी कम नहीं होती है, दुनिया की महानता घटती बढ़ती रहती है, हमारी महानता लगातार बढ़ती जा रही है, उतरती ही नहीं। इतने महान हम लोग हैं, इस मिट्टी में पैदा लेते ही महान हो जाते हैं। वैसे ही स्थिति है हमारे देश की। ये जो हालात हैं, इस हालात के लिए जिम्मेदारी है हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा जो है, ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है जिसमें हमारी शिक्षा को इतनी कम अहमियत है, सबसे कम अहमियत हमारे देश में शिक्षा को। और जो शिक्षित हो रहे हैं उनको लगता है राजनीति बहुत बेकार चीज है, इस पर चर्चा मत करो। जैसा गिरीश भाई पहले बोल रहे थे कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो वोट देने से कतराता है, जो अनपढ़ है वो दारू देके वोट देता है। वो बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया गिरीश भाई आपने, मैं आपके किस्से को दोहरा देता हूँ। अभी जो ऑफलाइन आपने कहा था, सुनील भाई बड़ा अच्छा किस्सा इन्होंने बताया कि वो जो एक आदमी वोट देने गया तो बॉक्स, मतलब जो वोटिंग ये बॉक्स था उसके पास, पेटी के पास गया और सोचने लगा, माथा कुदाने लगा। तो वहां पे अधिकारी था, बोला क्या हुआ, वोट दो। बोला सर मैं याद कर रहा हूँ दारू कौन पिलाया था, उसी को वोट दूंगा। तो ये हमारे देश के हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन हंसना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं हंसेंगे, ह्यूमर सेंस अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम पागल हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देश की स्थितियां जो है पागल होने से ज्यादा आगे जा चुकी है, तो हमारे लिए हंसना बहुत जरूरी है। हम तो कहते हैं कि हास्य मंत्रालय भी खोल देना चाहिए, है ना। वो आजकल वो भी कौन शर्मा है, कपिल शर्मा भी बेचारा कमजोर पड़ गया है। जिस तरह से बीजेपी के नेता करते रहते हैं, कपिल शर्मा कमजोर पड़ गया। तो संकट ये है प्रशांत जी कि जो राजनीति है सबसे निचले पायदान पे आकर के खड़ी हो गई। अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको मैं अच्छा मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। अब जैसे केजरीवाल साहब आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि केजरीवाल IIT किए हुए थे, IRS किए, राजनीति में आए, अच्छे लोग उनके साथ आ रहे। लेकिन कुल मिलाकर के जो उन्होंने किया, वही लक्ष्मी पूजा करो, वही फलाना करो, वही हिंदू मुसलमान करो, तो फिर लगा रहे यार क्या कर रहा है आदमी। अभी बिहार में देखिए प्रशांत किशोर जो है गांव गांव घूम रहे हैं, कुछ 2-2.5 हजार गांव घूम चुके हो, और वो अलग जगा रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत सुना कि कर क्या रहा आदमी। तो जैसा कि मेरा अनुमान था, मैं बेसिकली परसेप्शन को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। आप जो कर रहे हैं वही आपका चरित्र है, मूर्त है।
तो जिस आदमी ने भारतीय राजनीति को करप्ट करने में या फालतू की हवा भरने में डाटा के नाम पे जो राजनीति तैयार की, वो व्यक्ति देश के लिए अच्छी राजनीति अब लेकर के आएगा, ये कल्पना या सोचना ही फिजूल है। जैसे गांधी जी अक्सर कहते थे कि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन भी आपके अच्छे होने चाहिए। गलत तरीके से लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो लक्ष्य गलत परिणाम देगा। इसलिए वो भगत सिंह के भी विरोध में थे, या जो लोग सुभाष चंद्र बोस के विरोध में थे, या जो भी थे, कि अहिंसा की बात करो, क्योंकि अहिंसा से ही मानवता को पाया जा सकता है। हिंसा करके मानव के बीच में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। क्या मुझे नहीं मालूम, गिरीश भाई बढ़िया बताएंगे, क्या गुजरात में सुशासन है, अमन शांति है, बड़ा सब पब्लिक प्रसन्न है? मैं तब मानता गिरीश भाई जब जो ये महाराष्ट्र से बॉम्बे से जो गाड़ी जाती है ना अहमदाबाद, उसमें सब मराठी भर के जाते हैं, तब मैं मानता कि गुजरात वाकई बड़ी तरक्की कर रहा है। हम देखते हैं हर गाड़ी में, हम अभी 2 दिन पहले आए हैं राजस्थान से, गुजराती लोग उधर से आ रहे हैं, मारवाड़ी लोग आ रहे हैं बम्बई, इधर से मराठी नहीं जा रहा होगा। तो विकास तो तब होगा ना, विकास तो तब मानेंगे। कोई जगह ऊंची है या नीची कैसे पता चलती है? पानी ढाल दीजिए, पानी जिस तरफ गिरेगा वो नीची जगह है, यही माना जाएगा। तो अगर गुजरात इस देश का सबसे संपन्न स्टेट है, वो नंदिनी दूध को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्यों कह रहे हैं कि अमूल जो है ये कर दीजिए? फिर वो जाकर के चेन्नई और बिहार को क्यों लड़ाने चले जाते हैं? बोले बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है चेन्नई में, वहाँ तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का फिर ये खेल निकल के आता है। इसलिए किया कि तिरुपुर में जो है कॉटन मिल, वहाँ ज्यादा हथकरघा वगैरह वगैरह सब ज्यादा स्टैब्लिश हो गया है, इससे सूरत को और गुजरात को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की राजनीति जो है, जब जनता के सामने ये खुल जाएगा कि आप प्रदेश स्तर की राजनीति कर रहे हैं, तो आप कहाँ बचेंगे? तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में देखिए क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीति होती है, लेकिन राष्ट्रीय दल अपनी राजनीति करेंगे। और मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि स्टालिन जो है, जो क्षेत्रीय राजनीति से आए हुए हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी धमक बिना दिल्ली आए दिखाई पड़ने लगी है। पिछले काफी दिनों से सुनील भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे कि किस तरह से तमिलनाडु जो है कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई, किस तरह तमिलनाडु जो है विपक्ष की एकता को मजबूत करने में जुटा हुआ है। तो स्टालिन बिना दिल्ली आए, बिना पटना गए, वो राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई पड़ने लगे। क्यों दिखाई पड़ रहा है? वो किसी को चंदा दे करके या मीडिया को पैसा दे करके, हमको तो पैसा नहीं दिया, ना सुनील भाई को दिया, ना आपको दिया, हम बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये दिखा कि स्टालिन जो है अपनी राष्ट्रीय पहचान बिना उछल कूद के बना रहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण है कि आप हर व्यक्ति जो है हिंदी सिनेमा में जो स्टार बनता है आकर के साउथ का, वो चाहता है कि स्टार बना रहे। जी। ऐसा कम होता है कि हिंदी सिनेमा का आदमी हिंदी सिनेमा को छोड़ करके रीजनल सिनेमा में जाके काम करने चला जाता है। मोदी जी, अमित शाह वही करते नजर आते हैं। इनको राष्ट्रीय राजनीति में इतनी बड़ी पहचान बनी, इतना बड़ा बहुमत मिला, और ये गुजरात छोड़ नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र से इंडस्ट्री चले जाते हैं गुजरात, वो लोग वेदांता इधर लगाओ फैक्ट्री, फलाना जी इधर लगाओ फैक्ट्री, फलाना जी इधर लगाओ फैक्ट्री। अरे पूरा देश आपका भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, और वो आप बोलते हो कि जो है आप 370 किसके लिए हटाया, राम मंदिर किसके लिए बनाया, इस बार बिहार से 40 सीटें चाहिए। बिहार में भी कल चुनाव थोड़े हो रहा था जो आपके बोल रहे थे। जनता समझ गई, और मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो आखिरी पायदान पे आके खड़े हो गए, और कर्नाटक इनको बढ़िया सबक देगा। और कर्नाटक जब जाएगा तो दूसरे स्टेट पे भी असर पड़ेगा, और विपक्षी एकता तो मजबूत हो रही है। अब देखिए ईडी सीबीआई भी इनका जो है ना वो फिर साबित हो गया। ईडी सीबीआई से बड़ी दहशत थी, पहले लोग डरते थे, अब कोई नहीं डर रहा, चैलेंज कर रहा, आओ करो, चैलेंज कर रहे हैं लोग। तो ईडी तो इनकी अपनी कोई उपलब्धि है नहीं काम की। जितनी योजनाएं लाई, जनधन योजना, स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, फलाना योजना, वो सारी योजनाएं खुश हो गई, किसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं मोदी जी। न तालाबंदी की बात कर रहे हैं, न नोटबंदी की बात कर रहे हैं, न वो जो दवाई दे रहे थे कि दुनिया को यही जो है जिंदा रखेंगे, कोरोना से बचाएंगे, न उसकी बात कर रहे हैं, किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो एक ही अब एक ही बात कर रहे हैं, कश्मीर को वो 30 से मिट्टी हटा दिया, और जो है राम मंदिर बना दिया। अब राम मंदिर बना दिया, हम तो कहते हैं कि हर स्टेट में 2-4 मंदिर बनवा दीजिए, आप यही काम ले लीजिए, बड़ा काम होगा, हिंदू साथ रहेगा। जितने स्टेट है सब स्टेट में 4-4। अब हमने कहा, नीतीश कुमार को कल हमने लिखा था कि नीतीश जी आप जो है बिहार में वृंदावन आना पड़ता बिहारी को,
वो द्वारका जाना पड़ता है बिहारी को, वो बनारस आना पड़ता है बिहारी को, वही मंदिर बना दीजिए, हनुमान जी की, बजरंग क्या कहते हैं, भोले बाबा की, माता की। आप आसाम जाना पड़ता है, कामाख्या मंदिर, सब वहीं बना दीजिए हर जिला में। देखिए काहे को इधर उधर जाए, राज्य की संपत्ति भी बाहर नहीं जाएगी। हम जब जाएंगे नहीं घूमने के लिए, कोई तीर्थ यात्रा में सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान खर्च करता है, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। खाने के लिए भले औकात नहीं है, लेकिन मंदिर में जाकर के और मजार पे जाके चढ़ावा जरूर करेगा ये। और इतना बढ़िया हमारा देश है, आप समझिए, इतना बड़ा देश, इतनी भाषाएं हैं, इतने कल्चर हैं, इतने तरह के लोग हैं, मतलब क्या नहीं है। मैं बताऊं, हमारे स्टेट में, हमारे बिहार में शादियां अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से शादियां होती है। कास्ट में कास्ट बदल जाती है, शादी के रीति रिवाज बदल जाता है। सुनील जी भी इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। हमारे यहाँ ढेर सारी विविधताएं हैं, तरह तरह के विचार हैं। देखिए बिहार में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी 8 पार्टी 9 पार्टी तो दिखाई पड़ रही है। और मैं तो कहता हूं कि जितने जितने डिस्ट्रिक्ट है उतनी पार्टियां हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या दिक्कत है भाई? राजनीति का जिस तरह से, जी जी, हाँ हो ना, कि भैया ढेर सारे विचार हो और विचार मिले, विचार एक हो। मैं बताऊं, एक छोटी सी बात कह के खत्म करूं अपनी बात। मैं एक बार जो है, आरएसएस के कोई बड़े नेता थे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं। तो वो आकर के वहाँ एक हमारे कई मित्र आरएसएस वाले भी हैं, तो हमको कहा धनंजय भाई आप चलिए सुनने के लिए। उनको मैं सुनने के लिए गया और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं मतलब लगा कि आदमी वाकई बड़ा प्रकांड विद्वान है। और वो आदमी था, उस आदमी ने एक उदाहरण दिया। उसने कहा कि हमारे हिंदू संस्कृति को देखिए कि हमारे यहाँ जो शिव परिवार है, वो शिव परिवार में जो है चूहा, सांप, बैल, शेर सब एक आ जाता है, लेकिन वो साथ रहता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये क्या बात करता है। तो बोला कि ये हर तरीके के लोग एक साथ रहें, यही जो है समन्वय जो है हमारा, जो है को एग्जिस्टेंस जो है हमारी जो है संस्कृति है। कितनी महान बात है। और वो को एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे देश में ऑलरेडी है। आप कह रहे हो एक देश एक झंडा, अच्छी बात है। आप कह रहे हो एक देश एक रेट, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप कहो कि एक देश एक पार्टी, तो गड़बड़ है। एक देश एक ड्रेस, तो गड़बड़ है। धोती पहनो, मोदी जी तो धोती पहने हमको कभी दिखाई नहीं पड़े। वाजपेयी जी तो हमेशा धोती पहने रहते थे, इनको धोती पहनना चाहिए। हमारे संस्कृति में तो है कि माँ बाप की मृत्यु हो जाए तो हम लोग बाल मुड़ा देते हैं। जी जी जी, गिरिजी जी के पास आता। गिरिजी, आप धनंजय जी ने तो हर क्षेत्र के प्रकाश डाला और बड़े विस्तार से उन्होंने हर पहलू को छुआ। लेकिन बात हो जाती है कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर क्या बीजेपी तनाव महसूस कर रही है? जो सब इस तरह की चर्चाएं हवा में आती हैं, क्या लगता है आपको गिरिजी? जो धनंजय जी ने कहा वही सही बात है कि आप वहां पे 3 चीजों का जवाब इनके पास नहीं है। एक तो वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का उठा के गुजरात में ले गए, उसकी नाराजगी है। कोश्यारी जी ने जो उन्होंने शिवाजी महाराज पे जो उन्होंने कमेंट करी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया। और अभी धनंजय जी साहब मानेंगे, वहां पे लोकल पेपर्स में और लोकल मीडिया में काफी डिस्कशन है कि एमएलए एमपी इनके खुद के बोल रहे हैं कि हमारा ही कुछ नहीं चल रहा है, तो हमारी कोई औकात आपकी और हमारी सही है, जब कहीं सुना ही कुछ नहीं जा रहा है। और वहां पे जो लोकल नाराजगी है, वो इनके शीर्ष नेताओं को पता है कि वहां पे पब्लिक की नाराजगी वो लोग झेल रहे हैं। और जिस उम्मीद से ये लोग शिंदे जी को ले आए थे, तो इनके मिनिस्टरों को तो भाजपा के तो किसी मिनिस्टरशिप मिली नहीं, उनके ही आदमियों को मिली है। तो ये जो सिटिंग ऑन द फेंस लोग हैं, ये आप देख लीजिएगा, जो बिल्कुल सुलेताएं बोल रही है, सही है कि 3 मई के कर्नाटक के रिजल्ट के बाद काफी घर वापसियां होगी, काफी कुछ नई चीजें होंगी। तो जो अपॉर्चुनिटी लेके बैठे हैं और उनको लगेगा कि अब ये जहाज डूब रहा है, तो ये सारे के सारे चूहे उसी वक्त कूद पड़ेंगे, वही सरप्राइज होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो राजनीति का जो चरित्र है या राजनीति की जो दिशा है, वह कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन की संभावना है। और मैं सुनील जी के पास हूँ कार्यक्रम के अंत में। सुनील जी से पूरी चर्चा आपने सुनी और धनंजय जी ने, गिरिजी जी ने पूरे अलग अलग उस पर पहलू पर प्रकाश भी डाला। क्या लगता है आपको कि बीजेपी के सामने चुनौतियां जिस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ी हैं, क्या उसी का परिणाम है कि जैसे शिंदे की अगर बात करें, जिस आधार पर उन्होंने सरकार बना ली, साथ में शामिल होकर, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में शिंदे वो रिजल्ट देने में शायद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी महसूस करती थी कि उद्धव ठाकरे का पूरा शिवसेना का जो पूरा आधार है वह अपने साथ जोड़ लेंगे। तो क्या उसी परिप्रेक्ष्य में सारी व्यूह रचना की जा रही है, लगातार नई नई चर्चा को जन्म दिया जा रहा है, लगातार बातें की जा रही है? क्या लगता है आपको पूरे परिदृश्य की अगर बात करें? सुनील शुक्ला जी। भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई निजी अस्तित्व महाराष्ट्र में कभी था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के बाला साहब ठाकरे के बूते राजनीति करती रही है, वहाँ उसका कोई अपना जनाधार नहीं था।
जो हिंदुत्ववादी ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, वो शिवसेना के साथ थी, और जो बाकी जो लोग थे वो कांग्रेस के साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। उसने घुसने की कोशिश किया है शिवसेना के साथ, बाला साहब जी के साथ। आज जब बाला साहब के ठाकरे की पार्टी में इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया, तो जो एक शिव सैनिकों के मन में भी जो इनके प्रति सम्मान था, उसमें गिरावट आई, कमी आई। दूसरी चीज कि आप अपना जनाधार गवर्नेंस के ही बूते बना सकते हैं, एक बेहतर प्रशासन देकर के ही कर सकते हैं। इस फ्रंट पर फडणवीस साहब की सरकार विफल रही, और ये सरकार तो कुछ करती ही नहीं। किस बिना पर आपको लोग जन समर्थन देंगे? अगर क्या मैंने केवल और केवल भावनात्मक बातों से क्या आम आदमी को आप लंबे समय तक अपने साथ जुड़े रह सकते हैं? संभव नहीं है। एक विकसित, पहले से ही विकसित राज्य रहा है महाराष्ट्र, कोई ऐसी बात नहीं कि आज उसने विकास करना शुरू किया, लेकिन जो उसका विकास का स्वरूप रहा है, सोचने समझने की जो ताकत रही है, वह तो आप कम से कम उसको बनाए रखिए। वो भी आपने नहीं बनाए रखा। लोगों के अंदर जो एक बेहतर जिंदगी जीवन जीने की एक ललक रही है, उसको भी आपने नहीं बनाए रखा। और जो एक आपस में मिलजुल करके रहने की एक बात, आप मैंने जो गिरीश जी ने बात उठाई कि आखिर महाराष्ट्र में लगने वाला जो औद्योगिक प्रतिष्ठान था, उसको महाराष्ट्र आप गुजरात क्यों ले गए? या अगर आप इस नजरिए से अगर किसी राज्य के साथ आपका व्यवहार है, तो उस राज्य के लोग आपके साथ क्यों खड़े हो जाएंगे? स्थानीय स्तर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो स्थानीय नेतृत्व को बढ़ने नहीं दे रहा है। नितिन गडकरी साहब की आज की तारीख में बीजेपी गठबंधन में क्या, बीजेपी पार्टी में क्या स्थिति है, आप सबके सामने है। शासन देने की क्षमता हो, बेहतर नीतियां हो, लोग औद्योगिकरण की गति तेज करने की आपके पास क्षमता हो, जो मानवीय जीवन के लिए आधारभूत संरचनाएं हैं उनको और मजबूत करने की आपके पास स्थितियां, किस बिना पर आपके साथ लोग जाएंगे? निजीकरण का आप इतना ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की ऐसी तैसी होती चली जा रही है। कोई कारण नहीं है आपके पास ना। एक बेहतर नेतृत्व आपके पास होता कि लोग आपके प्रति आकर्षित होकर थे। इसके विपरीत कांग्रेस और चाहे एनसीपी, इन्होंने अपने जो वैचारिक धरातल था इसको कभी नहीं छोड़ा। एक सामाजिक सौहार्द की बात करने वाले लोग, गैर दक्षिणपंथी तरीके से सोचने वाले लोग, इन्होंने अपने तरीके से काम करते रहे, उन्होंने अपने आधार को छोड़ा नहीं। कांग्रेस अब जो बात कही धनंजय जी ने कि जो 2019 या 14 के बाद से कांग्रेस को जिस तरीके से कमजोर करने की बात की जा रही थी, अब वो स्थितियां बदलने लगी। वह स्थिति नहीं रह गई, कितना कमजोर है कांग्रेस की, उसमें कोई रुकेगा नहीं, सब अपनी पार्टी छोड़कर कहीं ना कहीं जाके लग जाएंगे। वो स्थिति बनी नहीं। और हिमाचल के चुनाव के बाद हालात और बदले, और कर्नाटक के चुनाव के बाद स्थितियां और बदलेंगी। और अगर कांग्रेस में कमजोरी की बात होती उनके कैडर में, रैंक एंड फाइल में, तो महाविकास अघाड़ी रुकी नहीं रहती। महाविकास अघाड़ी अभी टूट पैदा हुई होती। वो स्थितियां नहीं है। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी के पास महाराष्ट्र में खोने के लिए है। आपके पास कोई एक विश्वसनीय साथी भी नहीं रह गए। आप शिवसेना के साथ जो व्यवहार किया है बीजेपी ने, अन्य दलों में भी जो बीजेपी के साथ जा भी सकते थे, उनमें एक अलग तरह के असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। तो महाराष्ट्र में बीजेपी वो अपनी ताकत पा जाएगी जो 2019 में उसके पास थी, या जो 2014 में इसने हासिल किया था। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए कि जिन ताकतों के भरोसे वह महाराष्ट्र में घुसने का प्रयास कर रही थी, वो ताकतें पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। तो एक असमंजस की स्थिति में है वो, और बैकफुट पर है। इसीलिए बीजेपी गैर भाजपा जो दल है वहां पे, महाविकास अघाड़ी के लोग, उनकी विश्वसनीयता को खारिज करने का प्रयास, एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि ये लोग आपस में एक नहीं है। जो संदेश लगातार दे रहे हैं कि हम एक हैं और एक होकर के बीजेपी का मुकाबला करेंगे, उसको विश्वसनीय बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आम लोगों के बीच में, अब आप देखिए ना, आप बीजेपी आप मीडिया की बात कर रहे हैं। अभी जो महाराष्ट्र सम्मान वाला जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, इतनी संवेदनहीनता क्या मीडिया से आप के बारे में आप सोच सकते हैं? चर्चा तक नहीं है कहीं। अगर यही इस तरह की घटना
गैर भाजपा किसी राजनीतिक दल के आयोजन में हुआ होता तो लोग आप आसमान उठा लेते। आज कोई इस घटना की चर्चा नहीं कर रहा। किस तरह की लापरवाहियां कैसे हो गई, क्या मानव संसाधन के प्रति, मानव जीवन के प्रति हमारा इस तरह का गैर जिम्मेदार रुख हो सकता है? कोई बात नहीं कर रहा। अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप मानव जीवन के साथ कितने क्या खिलवाड़ कर सकते हैं, इसका जीता जागता ये उदाहरण है। लेकिन वहां का जो मीडिया है, जो रोज एनसीपी में तोड़ फोड़ करा रहा है, इसकी बात तो करता नहीं। तो कैसे कोई आपके साथ चला जाएगा? क्या ये जो टोकनिज्म है, मैंने केवल दिखावे के जो कार्यक्रम होते हैं, उनके भरोसे आप लोगों का दिल जीत लेंगे? क्या महाराष्ट्र के लोगों को या देश के बाकी लोगों को आप इतना संवेदनहीन समझते हैं, या उनके अंदर कोई रीजनिंग नहीं है कि आपके वास्तविक चेहरे, आपकी वास्तविक सोच समझ, आपके वास्तविक कार्य करने के तौर तरीकों के से अलग जो आपके दिखावे का चेहरा है, उस पर लोग विश्वास कर लेंगे? क्या पिछले 9 सालों 10 सालों में आपके द्वारा की गई प्रशासनिक गतिविधियों का लोग मूल्यांकन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं उसको? किस बिना पर महाराष्ट्र का आदमी आपके साथ चला जाएगा? अगर क्या समाज में हिंदुत्व की राजनीति करके ही आप बहुसंख्यक समाज को जोड़ लेंगे अपने साथ? कैसे हो सकता है ये? क्या बहुसंख्यक समाज को भी एक बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए? एक जन सुरक्षा के बेहतर माहौल नहीं चाहिए? तो मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बड़ी कमजोर पीछ पे खड़ी है। महाविकास अघाड़ी ने उसके सामने गंभीर चुनौतियां पैदा की हैं, और उन चुनौतियों से निपट पाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में दिन प्रतिदिन जो नए डेवलपमेंट है, उसने बीजेपी के सामने लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, और बीजेपी इसी पशोपेश में कि महाराष्ट्र की राजनीति की जो चुनौतियां बढ़ रही हैं उसके लिए सामने, हालांकि सरकार में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, और उससे पार कैसे पाया जाए, बीजेपी का पूरा रणनीति इसी बात पे और मंथन भी इसी बात पे, और इसी को लेकर तमाम तरह के क्यास राजनीति में नए नए लगते रहते हैं। और मीडिया का, जैसे आपने सभी ने कहा कि मीडिया का जो रोल है वह कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि उसे गंभीरता से लोग अब लेते नहीं है। तो उन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं, और इस चर्चा को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए मैं हमारे सब जो अतिथि हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सुनील जी का, गिरीश जी का और धनंजय जी का, कि इन्होंने अपने विश्लेषण से एक चर्चा को बड़ा आयाम दिया है और बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों की चर्चा पसंद आएगी, और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।